हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑफ क्रिमिनल केस अंडर सेक्शन 125 टू सेक्शन 128 ऑफ सीआरपीसी एक्ट 1973 समझाऊंगी। मैं आप सबको 125 टू 128 डिटेल में समझाऊंगी एंड देन आफ्टर मैं आपको ड्राइंग ऑफ द सूट समझाऊंगी। एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, कौन करता है, क्या उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, री एग्जामिनेशन क्या होता है, कौन करता है, वो उसमें के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में कैसे चलती है एंड देन आफ्टर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगी। सो लेट्स बिगिन विद सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी एक्ट 1973। सो Section 125 says who can claim for maintenance. So maintenance can be filed by legally wedded wife whose husband denies to maintain her can file an application for maintenance. Second is minor child. Minor child, whether legitimate or illegitimate, can file a suit for maintenance. Third is parent who can, if unable to maintain themselves, can also file a suit for maintenance. And then after comes major child who is physically and mentally unable to maintain themselves, can file application for maintenance. Okay, so section 125 clear. And then after comes section 126. Main is section 126 which decides territorial of द एप्लीकेशन एंड कौन सा केस कौन सी कोर्ट में जाता है, ये सारी चीजें 126 में डिसाइड होती है। सो 126 सेज अबाउट प्रोसीजर फॉर रिसीविंग मेंटेनेंस अलाउंस। प्रोसीजर फॉर रिसीविंग मेंटेनेंस अलाउंस में फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। उसके बाद में एप्लीकेशन के बाद में मजिस्ट्रेट जो है फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स जो है वो देखता है। फैक्ट्स एंड फाइंडिंग देखने के बाद उसे लगता है कि उसे ये देखना होता है कि ये जो है केस मेरे जुरिडिक्शन में आता है या नहीं आता, वो डिसाइड होता है। एंड देन आफ्टर कंपनसेशन दिया जाता है, दिया जाएगा या नहीं वो डिसाइड होता है। और कंपनसेशन जो है 500 रुपए से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसकी जो है 500 रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो इसमें जो है कि एप्लीकेशन फाइल कहाँ होगी, तो लाइक ए एंड बी जो है, ए सपोज है मुस्लिम वुमन है, वो बी से शादी कर रही है और उसे अभी मेंटेनेंस का एप्लीकेशन फाइल करना है, तो वो किस प्लेस से मेंटेनेंस का एप्लीकेशन फाइल करेगी, उसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या रहेगा, तो उसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन रहेगा कि जहां उसका हस्बैंड रिसाइड कर रहा है वहां से वो एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, या हस्बैंड एंड वाइफ जहां रह रहे हैं वहां से वो एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, या फिर हस्बैंड एंड वाइफ जो डिवोर्स से पहले जो लास्ट रिसाइड है, रेसिडेंशियल प्लेस उनका था, वहां से डिवोर्स का एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। सेकेंड थिंग, ये केस कौन सी कोर्ट में जाएगा, तो ये फर्स्ट कॉग्निजेंस जो है क्रिमिनल केस का, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लेते हैं, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट में ये केस जाएगा। तो ऐसा लिखना रहता है हमें ड्राइंग ऑफ द सूट में, इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अहमदाबाद है तो अहमदाबाद। फिर केस नंबर आता है, इसमें रहता है कंप्लेनेंट जो है वाइफ है ए और वर्सेस रिस्पोंडेंट जो है हस्बैंड बी। ओके, और जो 126 सेक्शन में आपको मेन केस लॉज जो है, दो केस लॉज मैं आपको बताती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम वुमन है, तो मुस्लिम वुमन जो है, मुस्लिम वुमन डिवोर्स एक्ट, प्रोटेक्शन फॉर डिवोर्स ऑफ मुस्लिम वुमन एक्ट 1986 के थ्रू भी जा सकती है, जो कि मुस्लिम है उनके पर्सनल लॉ के थ्रू भी जा सकती है, या फिर अगर उनकी टेरिटोरी में कोई फैमिली कोर्ट है तो उसमें भी ये एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, या फिर ये अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी वो फाइल कर सकती हैं। बट इसके लिए भी हमें ये दो केस से समझ में आएगा कि कब वो सीआरपीसी अंडर सेक्शन 125 के तहत जा सकती है। तो फर्स्ट केस, हम इम्पोर्टेंट केस लो इस मेंटेनेंस में है, जो कि है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम केस 1985, जिसमें क्या होता है, मोहम्मद अहमद खान है वो शाह बानो बेगम को अपने घर से निकाल देता है। शाह बानो बेगम बेघर होकर के जो है वो खुद को मेंटेन नहीं कर पाती है, तो वो फिर मेंटेनेंस का एक एप्लीकेशन फाइल करती है। जैसे ही शाह बानो बेगम मेंटेनेंस का एप्लीकेशन फाइल करती है कोर्ट में, जो मोहम्मद अहमद खान है वो उसे डिवोर्स दे देता है, ठीक है। जो मेंटेनेंस का केस फाइल हुआ है तो कोर्ट मोहम्मद अहमद खान को कोर्ट में बुलाती है। मोहम्मद अहमद खान से बोला जाता है कि आपको शाह बानो बेगम को मेंटेनेंस देना रहेगा। तो जो
मोहम्मद अहमद खान है वो बोलते हैं कि सर मैं मेंटेनेंस देने के लिए लायबल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डिवोर्स दे चुका हूँ, और दूसरी बात जो महर की अमाउंट है मैंने इसे पे कर दी है। ठीक है, लेकिन फिर भी कोर्ट देखता है कि शाहबानू बेगम जो है अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो इस कंडीशन में कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि मोहम्मद अहमद खान को कुछ अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस शाहबानू बेगम को देना होगा। सो ये था फर्स्ट केस मुस्लिम वुमेन का जो कि मेंटेनेंस का था। उसके बाद में ये आया कि प्रोटेक्शन फॉर डिवोर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 आया। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट केस हुआ 1992 में, मोहम्मद अहमद वर्सेस गुलशन बेगम। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि दो पार्टीज निकाह करती हैं, मुस्लिम जो है मुस्लिम वुमन है वो उसका निकाह होता है, उसके बाद में उन दोनों का डिवोर्स होता है। ठीक है, और डिवोर्स होने के बाद में जब ये गुलशन बेगम जो है वो कोर्ट में केस फाइल करती है, बट इस केस में क्या होता है कि निकाह के टाइम पे इन दोनों के बीच में ऐसा कोई भी लिखावट नहीं हुआ कि अगर ऐसी कंडीशन आएगी कि हमारा डिवोर्स होगा तो हम आपको मेंटेनेंस की अमाउंट पे करेंगे। तो निकाह हुआ था तब ऐसा कुछ भी लिखकर नहीं दिया गया था। तो इस केस में क्या होता है कि ये प्रोटेक्शन ऑफ फॉर डिवोर्स ऑफ मुस्लिम वुमन 1986 के तहत अगर कोई लिखा पढ़ी नहीं हुए तो सीआरपीसी एक्ट अंडर सेक्शन 125 में मेंटेनेंस के लिए लायबल तब भी नहीं हो सकती है। ठीक है, ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉस थे मेंटेनेंस के। उसके बाद आता है सेक्शन 127 ऑफ सीआरपीसी जो कि बोलता है अल्टरेशन इन मेंटेनेंस। ठीक है, अल्टरेशन इन मेंटेनेंस कब कौन सी कंडीशन में होता है, तो किसी और कोर्ट ने ऐसा कोई डिसीजन दिया है जो नहीं देना चाहिए था। ठीक है, उस केस में अल्टरेशन इन मेंटेनेंस हो सकता है, बट अल्टरेशन इन मेंटेनेंस जो है वो भी कोर्ट हायरार्की ऑफ द कोर्ट को ध्यान में रखते ही हो सकता है। उसके बाद में होता है कि अगर कोई वुमन है जो मेंटेनेंस का क्लेम फाइल कर रही है, वो अगर रीमैरिज करती है तो इन दैट केस अल्टरेशन इन मेंटेनेंस भी हो सकता है। उसके बाद में सेटलमेंट के टाइम पर जो है पर्टिकुलर अमाउंट एक साथ दे दी जाए वुमेन को कि लाइक 7-8 लाख रुपए एक साथ दिया जाए, तो उस कंडीशन में भी अल्टरेशन इन जो है मेंटेनेंस हो सकता है। उसके बाद आता है एनफोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस। एनफोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस में ये होता है कि अगर हस्बैंड है जो हस्बैंड होता है कि वो आनाकानी कर रहा है, मेंटेनेंस नहीं पे कर रहा है और वाइफ उसको मेंटेनेंस रिसीव नहीं हो रहा है, तो विद इन 1 ईयर वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगी कि दैट शी इज नॉट रिसीविंग मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। तो कोर्ट फिर उसको एप्लीकेशन का ध्यान रखते हुए वो पेनल्टी लगाएगी हस्बैंड को कि आपको मेंटेनेंस देना है। अगर फिर भी वो नहीं देता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 ईयर्स का भी हो सकता है, कोर्ट दे सकती है। इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 ईयर्स के जो अगर हस्बैंड जेल में भी है 3 साल के लिए, तभी भी उसको 3 साल के दौरान का भी मेंटेनेंस उसको पे करना पड़ेगा वाइफ को। सो ये सारा कुछ है सेक्शन 125 टू सेक्शन 128 ऑफ सीआरपीसी। ड्राइंग ऑफ द सूट क्या है, तो ड्राइंग ऑफ द सूट मैंने आपको एक बताया कि अगर कोई क्वेश्चन आता है अपने एग्जाम में कि फाइल ए क्रिमिनल सूट अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी और आर्ग्यूमेंट्स करो, तो ड्राइंग ऑफ द सूट में फर्स्ट कोर्ट का नेम जो मैंने आपको बताया कि ये केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट में जाएगा, फिर केस नंबर आएगा, फिर कंप्लेनेंट जो है मुस्लिम वुमन ए वर्सेस रिस्पोंडेंट हस्बैंड बी। ठीक है, उसके बाद आता है फैक्ट्स एंड फाइंडिंग ऑफ द केस की क्या है। जो फैक्ट्स मैंने जैसे आपको समझा दिया कि 2001 में उनकी शादी हुई, उसके बाद में 2003 में उसके बच्चे हुए, फिजिकली एंड मेंटली हस्बैंड टॉर्चर कर रहा था, तो 2005 में उन्होंने डिवोर्स ले लिया। ठीक है, तो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग ये रहता है। उसके बाद में एप्लीकेशन कोर्ट में जाती है। एप्लीकेशन कोर्ट को रिसीव होने के बाद फैक्ट्स एंड फाइंडिंग देखने के बाद में कॉग्निजेंस ऑफ द केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास देखता है। देन आफ्टर ही सेंड्स अ नोटिस टू रिस्पोंडेंट को कोर्ट में हाजिर होता है। जो ये मेंटेनेंस का केस है वो दोनों पार्टीज के प्रेजेंस में चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद में मेन टॉपिक हमारा आता है एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन क्या होता है। एग्जामिनेशन इन चीफ जो है उसका डेफिनेशन ये बोलता है कि एग्जामिनेशन इन चीफ द क्वेश्चन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी विच हैज कॉल्ड दैट विटनेस टू गिव एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द केस सेक्शन 137। जो केस के सपोर्ट में है उसका जो विटनेस के द्वारा एविडेंस लिया जाता है, विटनेस के द्वारा क्वेश्चन पूछ के कोर्ट के सपोर्ट में जो है
गवाही ली जाती है विटनेस के थ्रू, ठीक है। एग्जामिनेशन इन चीफ में जैसे अगर जो वाइफ का एग्जामिनेशन इन चीफ होता है तो उससे पूछा जाता है कि क्या आपके हस्बैंड आपको टॉर्चर कर रहे थे, ऐसा ऐसा हो रहा था आपके साथ, हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा था, जो जो चीजें आपने लिखी वो सही है, वो सारी चीजें एग्जामिनेशन इन चीफ में लाइक ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ जितना शॉर्ट हो उतना अच्छा है हमारे लिए। क्रॉस एग्जामिनेशन इसके बाद में आता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में जो है वाइफ का जो एडवोकेट है वो हस्बैंड से क्रॉस एग्जामिन करेगा, हस्बैंड का जो एडवोकेट है वाइफ से क्रॉस एग्जामिन करेगा। सो क्रॉस एग्जामिनेशन का जो डेफिनेशन वो ये कहता है कि द फॉर्मल इंटरोगेशन ऑफ अ विटनेस कॉल्ड बाय द ईदर पार्टी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ टू चैलेंज और एक्सटेंड टेस्टिमनी ऑलरेडी गिवन। ओके, मेन बात एग्जामिनेशन इन चीफ में ये ध्यान रखने का है कि यू हैव टू आस्क लीडिंग क्वेश्चन, डोंट आस्क अ नैरेटिव क्वेश्चन। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल कि हस्बैंड से पूछा जाता है कि यू आर वर्किंग एज एन इलेक्ट्रिशियन इन सो एंड सो कंपनी, तो येस और नो, येस। तो डू यू हैव अ चाइल्ड माइनर चाइल्ड, येस और नो, लाइक येस और नो। ओके, ये क्रॉस एग्जामिनेशन के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है री एग्जामिनेशन, सेक्शन 138 ऑफ एविडेंस एक्ट। री एग्जामिनेशन का डेफिनेशन है, री एग्जामिनेशन का पर्पस इज क्या है और उसका डेफिनेशन ये होगा कि री एग्जामिनेशन किस पर्पज से किया जाता है। द पर्पस इज टू गिव द विटनेस एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन एनी मैटर रेज्ड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। इट इज नॉट अनदर अपॉर्चुनिटी टू गो थ्रू द एविडेंस प्रोवाइडेड, ठीक है। जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसमें कोई भी मैटर रेज हुआ है और उसमें कुछ छूट गया है तो हम उसका री एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 138 ऑफ एविडेंस एक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज हो जाती है। एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, री एग्जामिनेशन होता है। इस केस में सबसे पहले हस्बैंड का एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, री एग्जामिनेशन होगा। वाइफ का भी ऐसे ही क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। उसके बाद कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं, जो वुमेन ने जो प्लीडिंग है, जो फैक्ट्स दिए हैं वो सारा सब प्रूव होता है, तो कोर्ट ये ध्यान में रख के मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है वो वाइफ के फेवर में देती है कि नहीं आपको उनको इतना मेंटेनेंस मिलेगा। मेंटेनेंस डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कोर्ट डिसीजन भी हो सकता है कि हस्बैंड का जो कमाने की क्षमता और हस्बैंड का जो भी है वो सब ध्यान में रखने के बाद जो अमाउंट है वो डिसाइड होती है। और क्रॉस एग्जामिनेशन में जो है हमें ये बात का ध्यान रखना है कि जो प्लीडिंग है उसी में से हमें क्वेश्चन करना है, जो फैक्ट है उसी में से हमें क्वेश्चन करना है। उसके बाद में ये सारी चीजें होती है। उसके बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन के बाद में आर्ग्यूमेंट चलता है कोर्ट में। आर्ग्यूमेंट में जो है फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स पे आर्ग्यूमेंट होता है और जो है रेलिवेंट केसेस, अगर ये जो केस चल रहा है उससे रेलिवेंट कोई केस है, लाइक शाहबानू बेगम का एग्जांपल दे सकते हैं, रेलिवेंट केसेस पे दे करके कोर्ट में हम आर्ग्यूमेंट चलाते हैं और उसके बाद में कोर्ट ऑर्डर आता है। ये सारा चीज हम होता है अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC एक्ट ऑफ मेंटेनेंस। होप ये वीडियो में सारा कुछ क्लियर होगा। थैंक यू।